गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सब्जेक्ट EL 210 की फर्स्ट यूनिट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सिंपल एक सी का प्रोग्राम देखेंगे कि सी में किस तरह से प्रोग्राम बनाए जाते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि सी क्या है, किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं और इसकी एप्लीकेशंस भी डिस्कस की थी। आज हम इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे कि सी प्रोग्राम को किस तरह से लिखा जाता है और ये किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल सा सी प्रोग्राम लिया है, जिसके अंदर बेसिकली हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना पड़ता है। हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने का जो तरीका है वो है, सबसे पहले हमें हैश लिखना होता है, उसके बाद कीवर्ड इंक्लूड लिखना पड़ता है, उसके बाद हमें इन ब्रैकेट्स के अंदर stdio.h, ये जो stdio है ये एक हेडर फाइल है। तो बहुत सारी हेडर फाइल्स होती हैं, हम अपने प्रोग्राम में किस टाइप का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करती है ये हेडर फाइल। अब कैसे पता चलेगा कि ये हेडर फाइल है? तो जिस फाइल का एक्सटेंशन .h होता है वो हमारी हेडर फाइल्स होंगी। ओके, तो जो सबसे पहला स्टेटमेंट होता है या सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन होता है सी प्रोग्राम के अंदर वो होता है कि हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना। अब बेसिकली हेडर फाइल्स होती क्या हैं? एक्चुअली बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जो बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ को परफॉर्म करते हैं। उन फंक्शंस के लिए हमें वापस से कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है प्रिंटफ। प्रिंटफ जो है वो क्या है, एक फंक्शन है। ये क्या करता है कि प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर जो भी हमने लिखा होता है उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवाता है ये। ओके, प्रिंटफ फंक्शन का क्या काम है कि स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है इसका काम। तो अब ये किस तरह से स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहा है, ये क्यों करवा रहा है प्रिंट? क्योंकि इसके पीछे कुछ कोड लिखा हुआ है जिसकी हेल्प से ये स्क्रीन के ऊपर जो भी हमने इस स्टेटमेंट के अंदर दिया है वो हमारा एज ए आउटपुट शो हो रहा है। ओके, तो इसके पीछे का जो कोड है, जो प्रिंटफ फंक्शन का कोड है, वो हमें यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली उस फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो फंक्शन है ये जिस हेडर फाइल के अंदर होगा, ठीक है, उस हेडर फाइल को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो सी जो है, इसके अंदर बहुत सारी हेडर फाइल्स होती हैं। अलग अलग हेडर फाइल्स में अलग अलग फंक्शंस बने हुए होते हैं। हम जिस फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं वो फंक्शन किस हेडर फाइल में है वो हमें इंक्लूड करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे एक ही हेडर फाइल इंक्लूड करें, बहुत सारी हेडर फाइल्स हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम कौन सा फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और वो फंक्शन किस हेडर फाइल में अवेलेबल है। तो जैसे हो सकता है कि अगर मैथ के हमने कुछ फंक्शंस अगर यूज़ किए हैं तो यहाँ पे हम हैश इंक्लूड math.h लिखेंगे। ओके, या फिर दूसरा हमने stdlib हेडर फाइल को यूज़ किया है तो हैश इंक्लूड stdlib.h लिखेंगे। मतलब कि हेडर फाइल्स को वन बाय वन, लाइन बाय लाइन हम क्या करते रहेंगे, इंक्लूड करते रहेंगे। ठीक है, और इंक्लूड करने का जो तरीका है वो होगा हैश इंक्लूड, और इन ब्रैकेट्स के अंदर हम उस हेडर फाइल का नाम देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपली जो stdio.h है, यहाँ पे stdio का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। std मतलब स्टैंडर्ड, i मतलब इनपुट और o मतलब आउटपुट। तो स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन, यहाँ पे जो प्रिंटफ है ये हमारा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन है और ये इस हेडर फाइल के अंदर एग्जिस्ट करता है, इसलिए हमें इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना है। ओके, तो सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो काम होता है वो होता है हमें हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना। कौन सी हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे वो डिपेंड करता है कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर क्या फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं। ओके, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के बाद हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, जो हमने यहाँ पे लिखा है इंट मेन और ब्रैकेट में हमने लिखा है वॉइड। तो ये जो मेन फंक्शन है ये हर प्रोग्राम के अंदर होगा और ये जो हमारा एग्जीक्यूशन है बेसिकली
कि प्रोग्राम के अंदर ये किस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या किसी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो हम इस मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है इंट मेन ब्रैकेट में वॉइड, फिर हमने ब्रैकेट स्टार्ट किए और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज हो रहा है। ओके, इस ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट से लेके जो क्लोज ब्रैकेट तक है इसको हम बोलेंगे एक ब्लॉक। ठीक है, ओपन ब्रैकेट से लेके क्लोज ब्रैकेट के बीच में जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे वो हमारे उस पर्टिकुलर ब्लॉक के स्टेटमेंट्स होंगे। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट में हमने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखा है प्रिंट ऑफ, और ब्रैकेट स्टार्ट, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, इन्वर्टेड कॉमास, उसके बाद वेलकम टू सी लिखा है, फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। देखो सेमीकोलन जो होता है वो होता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ठीक है, तो अगर हम किसी भी स्टेटमेंट के आगे सेमीकोलन लगाते हैं इसका मतलब वो स्टेटमेंट वहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है। ये एक सिंटेक्स भी है इसका सी प्रोग्राम का कि जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं उन सब के आगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर मीन्स कि सेमीकोलन जो होता है वो आता है। कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके आगे सेमीकोलन नहीं आता है, तो वो स्टेटमेंट्स ऐसे होंगे जो वहाँ पे क्लोज नहीं हो रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे मेन के आगे सेमीकोलन नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि मेन जो है वो हमारा इस ब्रैकेट से स्टार्ट होके यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, और इसके आगे हम सेमीकोलन नहीं लगाते हैं। यहाँ पे हम फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं कुछ। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा वेलकम टू सी। ठीक है, जो भी हमने प्रिंट ऑफ फंक्शन में लिखा होगा वो हमें एक आउटपुट स्क्रीन पे हमारी पे शो होगा। ठीक है, अब वन बाय वन करके हम इसके सारे स्टेटमेंट्स को देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहला जो है वो हमारा स्टेटमेंट क्या था, स्लैश स्टार फिगर 2.1 और फर्स्ट प्रोग्राम इन सी लिखा हुआ है, जो कि आप देख सकते हो लाइन 1 और लाइन 2 है। ठीक है, अब जो भी स्टेटमेंट हमारा स्लैश स्टार्ट से स्टार्ट होता है, जो भी स्टेटमेंट हमारा स्लैश स्टार से स्टार्ट होगा वो कहलाएगा कमेंट। ठीक है, ये जहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक क्लोज होता है। ठीक है, कोई भी कमेंट जब हम लिखते हैं वो हमारा स्टार्ट होता है स्लैश स्टार्ट से और क्लोज होगा स्टार स्लैश से। ठीक है, अब कमेंट्स क्यों ज़रूरी हैं? देखो ये तो एक छोटा सा प्रोग्राम था, अगर आप कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं और आपको नहीं आप चाहते हो कि जब भी आप किसी प्रोग्राम को ओपन करो तो उसका कोड देखते ही आपको पता चल जाए कि ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोग्राम है, तो उसके लिए कमेंट एक सॉल्यूशन है कि अगर आप कमेंट्स के अंदर लिख दो तो आपको क्या होगा कि पता चल जाएगा कि ये किस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन है या किस प्रॉब्लम का प्रोग्राम है। ओके, अगर वो किसी और को भी आप प्रोग्राम देते हो तो कोई और भी उसको इजीली उसके कमेंट्स को रीड करके फाइंड आउट कर सकता है कि वो प्रोग्राम जो है वो क्या एग्जीक्यूट कर रहा है। ओके, तो कमेंट्स अगर हमें लिखने हैं तो हम ये जो सिंबल है स्लैश स्टार, वहाँ से हमारा कमेंट शुरू हो जाएगा जैसे लिखेंगे, और जब तक हम स्टार स्लैश नहीं लिख देते तब तक हमारा जो कमेंट है वो चलता रहेगा। ठीक है, तो ये कमेंट्स लिखने का तरीका है। कमेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए लिखे जाते हैं। जब हम कमेंट्स के अंदर कुछ भी लिखते हैं तो वो हमारा एज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम रन नहीं होता है। कंपाइलर उसको कभी भी उसमें जो भी अगर कुछ लिखा है तो उसको एज ए इंस्ट्रक्शन यूज़ नहीं करता है। ठीक है, लाइन थर्ड जो है वो हमारी है हैश इंक्लूड stdio.h, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हैश इंक्लूड stdio.h। ये एक डायरेक्टिव है सी प्री प्रोसेसर की। ठीक है, जो भी लाइन हमारी हैश से स्टार्ट होती हैं वो हमारी प्री प्रोसेसर से प्रोसेस की जाती है बिफोर प्रोग्राम इज़ कंपाइल। जो प्रोग्राम है वो हमारा कंपाइल हो उससे पहले वो प्रोसेस की जाती है प्री प्रोसेसर से। तो प्री प्रोसेसर बेसिकली क्या करता है, जो लाइन 3 है, मतलब ये जो लाइन है
ये बेसिकली क्या बता रही है प्री प्रोसेसर को कि जो भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर का कंटेंट है उसको प्रोग्राम के अंदर ऐड करना है, क्योंकि हमने इस हेडर फाइल के फंक्शंस को क्या किया है, यूज़ किया है। तो ये जो लाइन है ये बेसिकली प्री प्रोसेसर को ये बता रही है कि इस पर्टिकुलर हेडर फाइल, ये जो हेडर फाइल है इसके कंटेंट को हमें प्रोग्राम के अंदर ऐड करना है, ठीक है। और जब ये इंफॉर्मेशन जो है वो कंपाइलर के द्वारा यूज़ की जाएगी जब हम कंपाइल करते हैं इसके फंक्शंस को, ठीक है। जैसे कि प्रिंटफ फंक्शन हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ये प्रिंटफ फंक्शन जो है वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये जो कंपाइलर है वो क्या करेगा, इस फंक्शन को सक्सेसफुली रन कर देगा। अगर मान लो कि हमने इस हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं किया तो ये प्रिंटफ के लिए एरर शो करेगा कि प्रिंटफ नाम से कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन क्योंकि प्री प्रोसेसर क्या करता है, इस हेडर फाइल के कंटेंट को प्रोग्राम में ऐड कर देता है, इसलिए प्रोग्राम जो है वो इस हेडर फाइल से इंफॉर्मेशन ले पाता है प्रिंटफ फंक्शन के बारे में, ओके। इसके बाद हमारे लाइन 4 है और लाइन 5 के अंदर हमने वापस से कमेंट लिखा है, ठीक है। लाइन 6 जो है वो हमारी है मेन की। लाइन 6 जो है वो हमने लिखी है इंट मेन वॉइड। ये सी प्रोग्राम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मतलब जितने भी सी प्रोग्राम्स हैं उनमें एटलीस्ट एक फंक्शन तो होगा ही होगा और वो होगा मेन। अगर किसी भी प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक फंक्शन है तो वो फंक्शन के कौन सा होगा, मेन फंक्शन होगा, ठीक है। अब एक से ज़्यादा फंक्शन भी हम सी प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं, पर मिनिमम एक फंक्शन तो होगा ही होगा, क्योंकि विदाउट मेन फंक्शन आपका जो प्रोग्राम है वो रन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो पैरेंथेसिस है मेन के बाद में वो इंडिकेट कर रहे हैं कि मेन जो है वो एक प्रोग्राम है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, जो फंक्शन होता है उसका लिखने का तरीका होता है फंक्शन का नेम और ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। ये जो पैरेंथेसिस होते हैं ये बेसिकली कंपाइलर को बताते हैं, इंडिकेट करते हैं कि ये एक फंक्शन के लिए ब्लॉक है, मतलब फंक्शन यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। अब फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ से कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होंगे और कहाँ तक चलेगा, जब तक कि हमें फर्स्ट क्लोज कर्ली ब्रेसेस नहीं मिल जाते, ठीक है। अब यहाँ पे सी प्रोग्राम जो है उसमें एक या एक से ज़्यादा फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन जो मेन फंक्शन है वो हमारा मेन जो है वो हमारा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है और वो हमेशा इंक्लूड करना होगा हमें। यहाँ पे जो लेफ़्ट में कीवर्ड है मेन के, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट लिखा है हमने। इस इंट का मतलब ये है कि जो भी ये प्रोग्राम है, ये जो हमें जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, मतलब कि इस प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमें किस टाइप की वैल्यू जो है वो मिल रही है, ठीक है। तो इंट जो है उसका मतलब है इंटीजर। तो इसका मतलब ये है कि जब ये प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें एक इंटीजर वैल्यू जो है वो रिटर्न हो रही है, ठीक है। लाइन 7 के अंदर आप एक ओपन ब्रैकेट देख सकते हो जहाँ से हमारा फंक्शन की बॉडी जो है वो स्टार्ट हो रही है और उसके करस्पॉन्डिंग एक राइट ब्रैकेट है जो लाइन नंबर 11 पे है, जो शो कर रहा है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ये जो पेयर है, मतलब ओपन ब्रैकेट से क्लोज ब्रैकेट का जो पेयर है, अब इस पेयर के अंदर और भी पेयर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें पेयरिंग ध्यान में रखनी है कि कौन से ओपन कर्ली ब्रेसेस के लिए कौन सा क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस है। तो ये जो पेयर होता है ये एक्चुअली एक ब्लॉक कहलाता है, ठीक है। दिस पेयर ऑफ ब्रेसेस एंड द पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम बिटवीन द ब्रेसेस इज कॉल्ड ए ब्लॉक। कि इन ब्रेसेस के बीच में जो भी हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं या जो भी हमारा प्रोग्राम होता है वो हमारा एक ब्लॉक कहलाता है, ठीक है। अब है लाइन नंबर 8। लाइन 8 के अंदर हमने लिखा है प्रिंटफ ब्रैकेट ओपन, इन्वर्टेड कॉमास में हमने वेलकम टू सी और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। अब प्रिंटफ फंक्शन जो है वो बेसिकली क्या करता है,
कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है कि स्क्रीन पे हमें प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? जो भी हमने इस फंक्शन के अंदर ये जो इन्वर्टेड कॉमास है ना, इन कॉमास के अंदर जो भी लिखा हुआ होगा वो पूरा का पूरा हमारा आउटपुट स्क्रीन पे शो होगा। ठीक है, मतलब कि जो भी आपको स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है आउटपुट स्क्रीन पे, तो वो आप किस में लिखोगे? ये जो इन्वर्टेड कॉमास है इनके बीच में जो भी आप स्टेटमेंट या जो भी वर्ड या जो भी लाइन लिखोगे वो आपके एज इट इज़ प्रिंट होगी। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो वेलकम टू C/N लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे आउटपुट के अंदर देखिए, यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है वेलकम टू C, यहाँ पे /N नहीं लिखा हुआ है। तो ये क्यों नहीं लिखा हुआ है ये हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है कि ए स्ट्रिंग इज समटाइम कॉल्ड ए कैरेक्टर स्ट्रिंग और मैसेज और ए लिटरल। तो जो भी हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिखेंगे उसको हम मैसेज बोल सकते हैं। ये जो पूरी की पूरी लाइन है हमारी प्रिंट ऑफ वाली, ये एक आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, मतलब ये जो लाइन है, ये जो स्टेटमेंट है हमारा, ये बेसिकली क्या है? आर्ग्यूमेंट है जो हम इन पैरेंथेसिस के अंदर पास कर रहे हैं, और लास्ट में जो सेमीकोलन है ये हमारा क्या कर रहा है? टर्मिनेट कर रहा है इस स्टेटमेंट को। हर स्टेटमेंट जो होगा वो हमारा सेमीकोलन से क्लोज होना चाहिए, उसको हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। ओके, अब हमने जैसे यहाँ पे देखा कि हमारा जो /N है वो हमारा प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो बेसिकली जो स्लैश होता है, ये बैकस्लैश जो है, इसको एस्केप कैरेक्टर बोला जाता है। तो जब भी कंपाइलर फाइंड करता है, जब भी कंपाइलर एग्जीक्यूशन करता है और उसको बैकस्लैश मिलता है, तो बैकस्लैश के साथ वो क्या देखता है? क्या कोई नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है उसका। अगर नेक्स्ट कैरेक्टर इनमें से कोई होता है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी इनका डिस्क्रिप्शन है वो हैपन होगा, मतलब वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे एस्केप, जैसे ही बैकस्लैश यहाँ पे फाइंड आउट हुआ कंपाइलर को कि यहाँ पे बैकस्लैश है, तो वो बैकस्लैश के जस्ट नेक्स्ट कैरेक्टर को देखेगा कि क्या है। अगर बैकस्लैश का नेक्स्ट कैरेक्टर N है तो इसका मतलब है न्यू लाइन। न्यू लाइन का मतलब ये हुआ कि अगर हमने कहीं पे भी /N लिखा है तो हमारा स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उसके बाद जो कर्सर है हमारा वो हमारा नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब ये कि इसके बाद अगर कुछ भी प्रिंट होगा तो वो हमारा नेक्स्ट लाइन के अंदर प्रिंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पे एक और प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट होता जिसमें लिखा हुआ होता दिस इज़ फर्स्ट C प्रोग्राम। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पे एक और प्रिंट ऑफ का स्टेटमेंट होता और उसमें लिखा होता दिस इज़ फर्स्ट प्रोग्राम, और यहाँ पे /N नहीं लिखा हुआ होता। तो क्या होता है कि ये जो दोनों स्टेटमेंट्स होते प्रिंट ऑफ के वो एक ही लाइन के अंदर हमें शो होते, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे /N यूज़ किया है तो /N का मतलब जो होता है वो होता है न्यू लाइन। तो हमारा जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन के बिगनिंग में चला जाएगा। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता है कि जब भी उसको / एनकाउंटर होता है किसी स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि ये तो हमारी स्ट्रिंग थी वेलकम टू C, ठीक है, तो जब भी किसी स्ट्रिंग के अंदर / एनकाउंटर होता है तो वो उसके नेक्स्ट कैरेक्टर को चेक करता है कि वो क्या है, और उसको उसके साथ कंबाइन करके एक एस्केप कैरेक्टर बनाता है। ठीक है, तो एस्केप सीक्वेंस बनाता है। तो यहाँ पे /N का मतलब तो होता है न्यू लाइन। अगर /T लिखा हुआ है तो टैब, हॉरिजॉन्टल टैब, मतलब कि जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे हुआ। अब जैसे आप अपने कंप्यूटर में भी देखते होंगे कि टैब का जब ऑप्शन होता है तो एक पर्टिकुलर आपको स्पेस जो है वो छोड़ के और फिर आपका कर्सर आ जाता है। तो सेम टैब के यहाँ पे /T के ऑप्शन से होगा। अगर हम /A लिखते हैं तो ये क्या करता है? अलर्ट करता है, मतलब कि सिस्टम में से साउंड आएगा एक। अगर हमने डबल / दिया है तो ये क्या करेगा? बेसिकली इंसर्ट कर देगा एक / कैरेक्टर को स्ट्रिंग में। ठीक है, अगर / के बाद हमारे डबल कोट्स हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा?
इंसर्ट करेगा डबल कोट स्ट्रिंग को, डबल कोट कैरेक्टर को स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली जब भी एक बैकस्लैश एनकाउंटर होगा तो उसके बाद का कैरेक्टर जो है वो कंपाइलर के द्वारा चेक किया जाएगा कि क्या है, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारा आउटपुट शो होगा। नेक्स्ट है लाइन 10 जो है वो है हमारी रिटर्न 0। ये इंडिकेट कर रही है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हुआ है सक्सेसफुली। रिटर्न जो होता है स्टेटमेंट वो हमारा हमेशा लास्ट स्टेटमेंट होगा। ठीक है, तो जितने भी मेन फंक्शन जो भी मेन फंक्शन है उन सब में एंड में इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पे जो कीवर्ड रिटर्न है इसका मतलब है कि हम फंक्शन से एग्जिट कर रहे हैं, मतलब हम अब फंक्शन से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, और जो वैल्यू 0 है वो इंडिकेट कर रही है कि प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली टर्मिनेट हो गया है। उसके बाद लाइन 12 के अंदर हमारा राइट प्रोसेस है जो इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो मेन है वो एंड हो गया, उसका जो ब्लॉक हमारा स्टार्ट हुआ था वो ब्लॉक जो है वो पर्टिकुलर इस लाइन पे एंड हो रहा है। अब हम देखते हैं कि सी प्रोग्राम जो हमने लिखा है उसका एग्जीक्यूशन किस अकॉर्डिंग होता है। तो देखो जो भी सोर्स फाइल होगी हमें, मतलब जिस फाइल के अंदर हमने अपना कोड लिखा है, कैसे पता चलेगा कि वो सी की फ़ाइल है। तो जिस भी फाइल के आगे जो एक्सटेंशन होता है वो .c होता है। जैसे जो भी आप किसी भी फाइल को देखते हो तो उसके एक्सटेंशन को देख के आप पता कर सकते हो कि वो किस टाइप की फ़ाइल है। जैसे अगर कोई ऑडियो फाइल है तो उसका जो एक्सटेंशन होगा वो .mp3 होगा। अगर कोई वीडियो फाइल है तो उसका एक्सटेंशन .mp4 होगा। उसी तरह से अगर कोई इमेज की फ़ाइल है तो उसका एक्सटेंशन jpg हो सकता है, png हो सकता है। ठीक है, और उसी अकॉर्डिंग अगर कोई डॉक फाइल है तो उसका एक्सटेंशन .doc हो सकता है। तो इसी तरह से जो सी की फाइल्स होंगी जिसके अंदर हमने अपना सी का सोर्स कोड लिखा होगा, मतलब जिसमें हमने जो अभी सैम्पल एक एग्जांपल देखा था वो लिखा होगा, तो उस प्रोग्राम को हमें सेव करना होगा .c के एक्सटेंशन के साथ। मतलब हम कुछ भी नेम दे सकते हैं फाइल का और उसके बाद जो एक्सटेंशन होगा उसका वो .c होगा। तो .c से हमें पता चल जाएगा कि ये C की सोर्स फाइल है। अब वो सोर्स फाइल जो है वो कंपाइलर के पास जाती है। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज में होगा हमारा सोर्स कोड, उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता ही है। उसके साथ साथ ये क्या करता है, अगर कोई सिंटेक्स एरर होती है हमारे सोर्स कोड के अंदर तो वो भी फाइंड आउट करता है। अगर कोई भी एरर नहीं मिलती है तो कंपाइलर क्या करेगा, उसको .obj फाइल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। .obj होती है ऑब्जेक्ट फाइल। ऑब्जेक्ट फाइल जो है वो एज ए इनपुट जाती है लिंकर के पास। लिंकर क्या करता है, लाइब्रेरी फंक्शंस को लिंक करता है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था, हमने डिस्कस किया था कि जो हेडर फाइल्स होती हैं उनके अंदर हम कोई ना कोई फंक्शन उस हेडर फाइल का यूज़ करते हैं, इसीलिए उन हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। अब उस पर्टिकुलर हेडर फाइल जो भी हमने यूज़ की है, उस हेडर फाइल की हेल्प से क्या होता है कि जो भी लाइब्रेरी फंक्शंस हमने अपनी प्रोग्राम के अंदर यूज़ किए हैं वो हमारे ऐड होते हैं लिंकर के द्वारा। लिंकर क्या करता है, ऑब्जेक्ट फाइल और जो भी लाइब्रेरी फंक्शंस हमने यूज़ किए उनको कंबाइन करता है और एक .exe फाइल को क्रिएट करता है। .exe का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, जैसा कि आपने ना अपने कोई भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो आप देखते होंगे कि उसका जो फाइल का एक्सटेंशन होता है वो .exe होता है। तो .exe का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल, मतलब वो एग्जीक्यूट हो सकती है। तो यहाँ पे हमारी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट हो जाएगी। जब ये लोडर के पास जाएगी तो लोडर इसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो कंपाइलर जो होता है वो क्या होता है, कन्वर्ट करता है हाई लेवल प्रोग्राम को, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। कंपाइलेशन के टाइम पे सी कंपाइलर जो होगा वो एरर्स के लिए भी चेक करेगा। किस टाइप की एरर, सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर का मतलब जैसे अगर हेडर फाइल को हमने ढंग से नहीं लिखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम हैश लगाना भूल गए हैं
ये यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज करना भूल गए, यहाँ पे सेमीकोलन लगाना भूल गए हैं। तो ये सारे जो एरर्स हैं वो सिंटेक्स टाइप की एरर है। तो कंपाइलर क्या करता है, सिंटेक्स एरर जो होती है उनको फाइंड आउट करता है। ओके, तो अगर कोई भी सिंटेक्स एरर नहीं मिलती है तो सी जो कंपाइलर है वो क्या करेगा, उसकी ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट कर देगा जिसका एक्सटेंशन होगा .obj फाइल। ये एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं होती है। अब लिंकर जो होता है वो किसी भी सी प्रोग्राम का पार्ट नहीं होता, बट सी सॉफ्टवेयर का होता है। इसलिए कंपाइलर जो है उसको किसी भी फंक्शन का ऑपरेशन नहीं पता है कि वो प्रिंटफ है या स्कैनफ है। इनकी जो डेफिनेशन है कि प्रिंटफ क्या करेगा, स्कैनफ क्या करेगा, वो डेफिनेशन होती है हमारे स्टोर्ड रहती है हमारी लाइब्रेरीज़ के अंदर। और उन लाइब्रेरीज से उन फंक्शंस को जो है वो हमारा लिंकर जो होगा वो स्टोर करवाएगा। ठीक है, मतलब कि जो भी फंक्शंस हैं, प्रिंटफ है, स्कैनफ है, इनके फंक्शंस के क्या ऑपरेशन ये परफॉर्म करेंगे, ये हमारे लाइब्रेरी के अंदर रहते हैं। और उस लाइब्रेरी को हमारे सी के इस .obj फाइल जो होगी ऑब्जेक्ट फाइल, उसके अंदर लिंकर की हेल्प से लिंक किया जाता है। ठीक है, मतलब उसका कोड जो है वो ऐड किया जाता है। तो लिंकर जो होगा वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट फाइल और लाइब्रेरी फंक्शंस को लिंक करेगा और उसके बाद में एक एग्जीक्यूटेबल फाइल को क्रिएट करेगा। .exe फाइल जो होती है वो एग्जीक्यूट हो सकती है। तो लोडर क्या करेगा कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम को जब किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की कमांड मिलेगी लोडर को, तो लोडर क्या करेगा कि जो भी .exe फाइल होगी इसको रैम के अंदर लोड करेगा। क्योंकि जो भी प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होता है वो कहाँ पे होता है, मेन मेमोरी के अंदर होता है। रैम हमारी मेन मेमोरी है। तो लोडर क्या करेगा, इस .exe फाइल को मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर लोड करेगा और फिर CPU को इंस्ट्रक्ट करेगा या इन्फॉर्म करेगा कि इस प्रोग्राम को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्म करेगा CPU विद द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एड्रेस वेयर दिस प्रोग्राम इज़ लोडेड, कि जहाँ पे ये प्रोग्राम लोड हुआ उसके स्टार्टिंग पॉइंट से ये स्टार्ट करेगा। तो ये सिंपल सा एग्जांपल था सी का कि किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, किस तरह से हम प्रोग्राम लिखते हैं और इसका एग्जीक्यूशन किस तरह से होता है। थैंक यू।